हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुमन बेजल और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर जिनको आपका अर्लीस्ट आर्किटेक्ट माना जाता है, एलिजाबेथन रिवेंज ट्रेजेडी का। देखो, जब भी हम बात करते हैं एलिजाबेथन ड्रामा की तो सबसे पहले सीधा नाम क्या आता है? जुबान पर शेक्सपियर का नाम आ जाता है। लेकिन सच तो ये है कि स्टेज पे जो डार्क ब्लड और रिवेंज बेस्ड कहानियां पॉपुलर बनी थी, तो उनको पॉपुलर बनाने वाला नाम है यहाँ पे थॉमस किड का। थॉमस किड वॉज बॉर्न इन 1558 एंड ही डाइड इन 1594। थोड़ा शॉर्ट लाइफ स्पैन था, लेकिन जितना भी लाइफ स्पैन था वो उनका बहुत अच्छे से उन्होंने जिया और काफी पॉपुलर रहे ये उस टाइम पे। तो ये आपके आर्किटेक्ट ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी, इसका मतलब क्या है? रिवेंज ट्रेजेडी एक ऐसा जॉनर है जहां किसी का अनजस्ट मर्डर हो जाता है, एक गोस्ट या मेमोरी जस्टिस मांगती है और हीरो अपने दम पे बदला लेता है, और एंड में स्टेज में मल्टीपल डेथ्स को खूनी टैब्लो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है रिवेंज ट्रेजेडी का। और यही फॉर्मूला आपको हैमलेट, द रिवेंजर्स ट्रेजेडी और द डचेस ऑफ माल्फी वगैरह में भी सेम चीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन ये टेम्पलेट सबसे पहले किड ने सेट की थी यहाँ पे, कौन से उनके वर्क में? द स्पेनिश ट्रेजेडी में इन्होंने यहाँ पे अपना ये जॉनर पॉपुलर किया था। कहाँ पे? द स्पेनिश ट्रेजेडी में। ठीक है। तो ये आपके शेक्सपियर के सीनियर बैच के राइटर इनको माना जाता है कि शेक्सपियर जब आपके आए आए थे थिएटर में, तो थॉमस किड ऑलरेडी एक बहुत ही पॉपुलर और हिट प्ले राइट थे यहाँ पे। इसीलिए स्ट्रक्चर, कैरेक्टर्स और घोस्ट, मैडनेस, प्ले विद इन प्ले जैसी जो भी आपकी चीजें शेक्सपियर ने अपने राइटर्स में आपको उनके राइटिंग्स में देखने के लिए मिलती मिलती हैं, वो उन्होंने थॉमस किड से ही एब्जॉर्व की थी यहाँ पे। अगर क्वेश्चन आता है कि हु इज द ट्रू फाउंडर ऑफ द एलिजाबेथन रिवेंज ट्रेजेडी, तो आप यहाँ पे आंसर करेंगे थॉमस किड, ना कि शेक्सपियर। ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे देखते हो कि ही वॉज अ सन ऑफ लंदन स्क्रिवनर, सॉलिड मिडिल क्लास बैकग्राउंड वगैरह। तो ये क्या मतलब है यहाँ पे आपका? किड का जन्म लंदन में हुआ था और ये आपके एक स्क्रिवनर के घर, यानी स्क्रिवनर कौन? वो एक जो प्रोफेशनल कॉपिस्ट या लीगल डॉक्यूमेंट राइटर होता है, इसको बोलते हैं आपका स्क्रिवनर, जो लीगल डॉक्यूमेंट राइटर जिसको लिखता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो मतलब कि घर का जो माहौल था, घर के माहौल में आपका जो ये पले बड़े थे थॉमस किड, तो उन्होंने बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, लीगल लैंग्वेज, ये सब के बीच में वो पले बड़े थे। तो यहाँ से किड को राइटिंग और नीट एक्सप्रेशन और ऑफिशियल स्टाइल का एक्सपोजर मिला है। वो मर्चेंट टेलर स्कूल में पढ़े लिखे। तो ये एक फेमस ग्रामर स्कूल था उस टाइम पे। ये जो मर्चेंट टेलर स्कूल है ना, इट वाज अ फेमस ग्रामर स्कूल, जहाँ पे सेम स्कूल है जहाँ पे आपके स्पेंसर, डेकर, ये सब लोग पढ़े हुए थे आपके। दो वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन जो इनका एक्सपोजर था वो बहुत ही आपको एलीट लेवल का देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से क्या समझ में आया आपको कि थॉमस किड पुअर नहीं थे, लेकिन एरिस्टोक्रेट भी नहीं थे। एक ऐसी क्लास से आते हैं जो ऊपर की तरफ मूव करना चाहती है, और यही टेंशन बिटवीन क्लासेस बाद में उनके प्लेज में आपको दिखाई देता है। जो थीम है यहाँ पे, कोर्ट्स के अंदर का करप्शन, पावर प्ले, इनजस्टिस, ये सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आप देखो कि नो यूनिवर्सिटी एजुकेशन येट यूनिवर्सिटी लेवल का इम्पैक्ट उन्होंने दिया। तो एलिजाबेथन एज में एक पॉपुलर ग्रुप था, कौन सा था? यूनिवर्सिटी विट्स। कौन कौन थे ये यूनिवर्सिटी विट्स के आपके जो ग्रुप के मेंबर्स थे? कौन कौन थे? उसमें आ जाते हैं आपके मार्लो का नाम आ जाता है आपका, और रॉबर्ट ग्रीन का नाम आ जाता है यहाँ पे, और थॉमस नैश का नाम आ जाता है यहाँ पे, और किसका नाम आ जाता है आपका यहाँ पे? जॉर्ज पील का, लिली का, लॉज का, है ना? यहाँ पे जॉर्ज पील का नाम लिख दो, यहाँ पे जॉन लिली का नाम लिख दो अब यहाँ पे, है ना? तो ये सारे के सारे आपके यूनिवर्सिटी वेट्स है यहाँ पे, जिनको आप लिख सकते हो। अच्छा, लॉज भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, लॉज को। ठीक है। तो ये सब आपके यूनिवर्सिटी वेट्स कैटेगरी में यहाँ पे आते हैं यहाँ पे। तो इन सब ने ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से अपनी एजुकेशन ली थी। दे हैड लिटरली लिटरेरी स्टेटस। लेकिन किड ऑफिशियली इन ग्रुप में नहीं थे, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं की। इसीलिए क्रिटिक्स फॉर्मली उनको यूनिवर्सिटी विट्स नहीं बोलते। लेकिन इम्पैक्ट देखो, उनके जैसे जो बोल्ड सब्जेक्ट है, उन्होंने बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट अपने वर्क्स में यूज किए। क्लासिकल इन्फ्लुएंस इनके ऊपर आपको सेनेका का देखने के लिए मिलेगा, और सीरियस ट्रेजेडी का स्टैंडर्ड रेज करने का काम इन्होंने ही यहाँ पे स्टार्ट किया था। और उनका जो प्ले था द स्पेनिश ट्रेजेडी, ये इतना ही पॉपुलर हुआ जितना कि ईयर्स तक, मतलब बहुत सालों तक, अपने इस पब्लिश होने के बाद में भी ये बहुत सालों तक इसको परफॉर्म किया गया। रिपीटेटिवली ये प्रिंटेड भी रहा, होता रहा यहाँ पे। और नेक्स्ट जनरेशन प्ले राइट्स ने उनको
कॉपी किया। इसीलिए यूनिवर्सिटी डिग्री ना होने के बावजूद भी इनका जो इम्पैक्ट था वो यूनिवर्सिटी विट्स के बराबर माना जाता है यहाँ पे, ठीक है। एंड ही ऑल्सो वर्कड एज द सेक्रेटरी लिटरेरी असिस्टेंट इन एरिस्टोक्रेटिक हाउस होल्ड्स, और यहीं से कोर्ट पॉलिटिक्स का उनको एक्सपोजर भी मिल जाता है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने अपने लेटर्स लिखे, डॉक्यूमेंट्स लिखे, ट्रांसलेटर्स लिखे, और उनके साथ रहे, उनकी प्राइवेट कॉन्वर्जेशन, इंट्रिग्स, जेलिसी, सीक्रेट अफेयर्स, ये सबको देखा। तो जो इंसान रोज रोज पावरफुल लोगों के बीच में रहता हो, उनके कोर्ट के अंदर का करप्शन, फेवरेटिज्म, फ्लैटरी, बिट्रेल, सब उन्होंने फर्स्ट हैंड देखा था। तो आप सोच सकते हो कि यही एक्सप्रेशन उनके बाद के ड्रामेटिक मटेरियल बन गया, ये कंटेंट में उन्होंने यूज किया था इसको। तो स्पेनिश ट्रेजेडी में उन्होंने करप्ट कोर्ट, प्रिंस का पॉलिटिक्स और जस्टिस डिले, ये सारी जो प्लॉटिंग होती है बिहाइंड द डोर्स, ये सब उसी वर्ल्ड का मिरर है जहां थॉमस किड ने काम किया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको सारी चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पे आपका इनका लिटरेरी इन्फ्लुएंस का देखोगे यहाँ पे, तो इनका जो स्टाइल और स्ट्रक्चर था यहाँ पे, तो इन्होंने काफी ज्यादा हैवीली बोरो किया था सेनेकन स्ट्रक्चर के ऊपर। सेनेका जो कि आपके रोमन फिलोसोफर थे, और ट्रेजेडी, इन सबको मिक्स करके उन्होंने आपके सेनेकन ट्रेजेडी में इंक्लूड किए थे। अब सेनेकन ट्रेजेडीज में क्या देखने को मिलते हैं आपको, एक तो आपको गोस्ट आ जाते हैं, ये सेनेकन ट्रेजेडी के आपके मेन थीम्स है ना यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या आता है आपको सेनेकन ट्रेजेडी का, एक तो गोस्ट आ जाता है यहाँ पे, इसको लिख लो यहाँ पे आपको, तभी आपको अच्छे से याद रहे। गोस्ट मिल जाएगा आपको, और क्या मिलेगा आपको, रिफ्लेक्टिव लंबी लंबी स्पीचेस, भाषण मिल जाएंगे यहाँ पे आपको। और क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, आपका मॉरल कमेंट्री हो सकता है यहाँ पे, है ना, जहाँ पे आपका नरेटर मॉरल कमेंट्री दे रहा हो यहाँ पे। और आपका रिवेंज, ब्लड, ये सारी की सारी आपको मेजर थीम्स मिलेंगे। तो ये सेनेकन ट्रेजेडी के आपके मेन जॉनरीज है यहाँ पे, थीम आपको जो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो थॉमस किड ने ये सारी चीजें इंग्लिश स्टेज पर ट्रांसप्लांट की। द स्पेनिश ट्रेजेडी इट ओपन्स विद गोस्ट और एलिगोरिकल फिगर रिवेंज को इस साथ में स्टार्ट होता है यहाँ पे। कैरेक्टर्स बहुत लंबे लंबे आपके रिटोरिकल स्पीचेस को देते हैं यहाँ पे, है ना, और किसके ऊपर भाषण देते हैं, जस्टिस के ऊपर, सौरों के ऊपर, फेट के ऊपर। और स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेनेकन है, एक क्राइम हो जाता है, फिर डीले होता है, फिर प्लॉटिंग होती है, और फिर ब्लडी रिवेंज देखने के लिए मिलता है। तो सिनिकन प्लेज में मोस्टली आपका रिपोर्ट किया जाता था वॉयलेंस, वॉयलेंस दिखाते थे स्टेज पे। एलिजाबेथन ऑडियंस को विजुअल स्पेक्टेकल चाहिए था। तो थॉमस किड ने क्या किया, उन्होंने मर्डर ऑन स्टेज पे दिखाया, हैंगिंग बॉडी ऑफ होरेशियो, स्टैपिंग इन द फाइनल प्ले विद इन अ प्ले, और हिरोनिमा बाइटिंग ऑफ हिज ओन टंग। तो ये सब मिला के इंग्लिश ड्रामा बहुत ही रॉ, शॉकिंग और मेमोरेबल बन गया। स्टूडेंट्स के माइंड में द स्पेनिश ट्रेजेडी का मतलब क्या है, ब्लड प्लस ग्रीफ प्लस स्पेक्टेकल। तो ये आपका यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया। साइकोलॉजिकल इनवर्डनेस में भी यहाँ पे ये पूरा का पूरा देखो, ये सारा का सारा थिंग्स वगैरह देखो। अब साइकोलॉजिकल इनवर्डनेस में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन यही है कि पहले प्लेज में कैरेक्टर टाइप्स गुड या बैड होते थे, लेकिन थॉमस किड के जो मेन कैरेक्टर्स थे अब वो अंदर से टूट रहे होते हैं। जैसे कि आपका कैरेक्टर आ जाता है यहाँ पे, सबसे पहले हिरोनिमा आ जाता है आपका यहाँ पे। तो हिरोनिमा क्या है, वो सिर्फ एक रिवेंजर नहीं है, एक फादर है जो लॉस, गिल्ट और हेल्पलेसनेस और मैडनेस के बीच स्ट्रगल कर रहा है। उसके सोलिलॉग्स में हमें उनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सुनने को मिलता है। तो ये इनवर्डनेस है, ये इनर टर्मोइल, अंदर के जो अशांति है उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है आपका। और बाद में यही सेम चीज, ये जो इनर यहाँ पे आपका कन्फेशन, इनर्टनेस है यहाँ पे, ये आपके हैमलेट का कोर बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे चीजें ध्यान में रखनी है। तो थॉमस किड ने ऐसे वक्त में लिखना शुरू किया था कि जब इंग्लिश स्टेज अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था। कॉमेडी चलती थी, मोरालिटी प्लेस चलते थे, लेकिन ट्रेजिक वर्ल्ड ऑफ रिवेंज, गोस्ट, मैडनेस, मॉरल ब्रेकडाउन, ये स्टेज पे इतना स्ट्रांगली नहीं आया था। थॉमस किड ने स्पेनिश ट्रेजेडी के थ्रू पहली बार ऑडियंस को वो फ्लेवर दिया जो बाद में पूरा रेनेसां ड्रामा डिफाइन करके बाद में गया। इनजस्टिस का दर्द हो गया, अथॉरिटी का फेलियर हो गया है यहाँ पे आपका, और इंसान के अंदर से टूटना। इसीलिए आज भी हम उन्हें रिवेंज ट्रेजेडी को इंग्लैंड का फेवरेट जॉनरे को तरह मानते, कंसिडर करते हैं। लोग बाग लिटरली इस प्ले के लिए थिएटर्स में बैठकर आते थे, भरकर आते थे, पूरा थिएटर हाउसफुल रहता था यहाँ पे। और शेक्सपियर पर थॉमस किड का इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर जैसा है यहाँ पे। हैमलेट के सारे बिग एलिमेंट्स, गोस्ट है यहाँ पे, उसके फादर का मैडनेस है यहाँ पे, डिले है रिवेंज में, और प्ले विद इन अ प्ले। तो ये सारा का सारा जो थॉमस किड ने स्पेनिश ट्रेजेडी में पहले ही कर दिया था, शेक्सपियर ने ये सारे एलिमेंट्स को थोड़ा और डीपर तरीके से और फिलोसॉफिकल बनाया, लेकिन स्ट्रक्चर पूरा यहाँ पे किड का था। तो आप कह सकते हो कि हैमलेट इज
शेक्सपियर्स मास्टरपीस बिल्ट ऑन किड्स फाउंडेशन, थॉमस किड की फाउंडेशन के ऊपर ये बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और इनके वर्क्स वगैरह को देखोगे, आप देखोगे तो देखो थॉमस किड के आने वाले जो ड्रामेटिस्ट थे, जैसे जॉन वेबस्टर हो गया, उनका डचेस ऑफ मालफी, और कौन सा हो गया, जॉन मास्टर का द मालकंटेंट हो गया, सबने थॉमस किड को फॉलो किया, जहां पे उनके वर्क्स में उन्होंने रिवेंज, ब्लडशेड, मॉरल केओस, जस्टिस डिलेड, ये सारी चीज को इंक्लूड किया। तो ये राइटर्स जो हैं ये डार्कर और कॉम्प्लेक्स और भी ज्यादा हो गए, लेकिन उनके प्लेस का जो ढांचा है, जो स्केलेटन है, वो थॉमस किड ने ही बनाया था। कोड का करप्शन, मॉरल कोलैप्स, इनोसेंस का सफरिंग, ये सब एलिमेंट थॉमस किड के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में आए थे। तो थॉमस किड का सबसे ब्यूटीफुल लिटरेरी गिफ्ट क्या है, सोलिलॉग एज साइकोलॉजिकल कन्फेशन। इससे पहले सोलिलॉग ज्यादातर इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज होता था, प्लॉट बताने के लिए। थॉमस किड ने पहली बार सोलिलॉग को कैरेक्टर्स के अंदर के पेन को, गिल्ट को, फियर और मैडनेस को एक्सप्रेस करने का टूल बनाया। जो हम आपका बोलते हैं ना, इनर स्ट्रीम, इनर कॉन्शियसनेस, सेल्फ, है ना, तो वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, वो सोचो इस टाइम पे आपके यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट कर दी थी। तो ये साइकोलॉजिकल ट्रूथ है, यही से शेक्सपियर को इंस्पिरेशन मिला है, और हैमलेट को और भी उन्होंने डीप और फिलोसॉफिकल मोनोलॉग में यूज किया था। और एक इंपॉर्टेंट इन्होंने यहाँ पे इन्वेंशन किया था, और वो क्या था इनका, डिस्गाइज्ड मैडनेस जिसे कह सकते हो। तो क्या हीरो सच में पागल है या प्रिटेंड कर रहा है, ये दोनों एक साथ हो रहे होते हैं आपके। तो ये एम्बिग्विटी पहली बार थॉमस किड ने इंट्रोड्यूस की थी हीरोनिमो के वक्त पे, फॉर फेंड मैडनेस जिसे बोलते हैं यहाँ पे। ये यूज किया था एज अ रिवेंज प्लान, लेकिन स्लोली वो रियल ब्रेकडाउन में स्लिप कर जाता है। इस डुअल लेयर मैडनेस ने शेक्सपियर को सीधा अपना पाथ दे दिया, और हैमलेट का जो एंटिक डिस्पोजिशन है वहां पे उन्होंने ये रिप्रेजेंट किया। तो टोटल इन्फ्लुएंस ये है कि थॉमस किड ने सिर्फ एक प्ले नहीं लिखा, थॉमस किड ने इंग्लिश ट्रेजेडी की ग्रामर लिखी, एक स्ट्रक्चर बनाया, एक ढांचा बनाया। उन्होंने टोन दिया, स्ट्रक्चर दिया, साइकोलॉजिकल डेप्थ दी, और पूरी जनरेशन ने उसी ग्रामर पर, उसी ढांचे पर अपने मास्टरपीसेस बनाए। इनके फेमस वर्क्स, कॉर्नेलिया आ जाता है यहाँ पे आपका, जो कि सेनेकन स्टाइल ही आपका है यहाँ पे, एंड इट इज अडाप्टेशन ऑफ गार्नियर। तो ये एक फ्रेंच ड्रामेटिस्ट रॉबर्ट गार्नियर की ट्रेजेडी है, जो इंग्लिश स्टेज के लिए उन्होंने अडॉप्ट की थी यहाँ पे। ये भी आपके सेनेकन स्टाइल में ही बताई गई है, तो इसमें डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। फिर आपका सोलेमन एंड पर्सिडा आता है, ये सब आप रीड कर लो। हम लोग यहाँ पे आपका मेन स्पेनिश ट्रेजेडी के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चंस वगैरह स्पेनिश ट्रेजेडी से ही यहाँ पर आते हैं। तो हम इसी के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे, इसी के ऊपर हम पूरा का पूरा एम्फोसाइज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, स्पेनिश ट्रेजेडी आपका फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1587 में, और पहली बार परफॉर्म किया था 2 साल बाद 1589 में। तो इस स्पेनिश ट्रेजेडी को समझना मतलब एलिजाबेथन स्टेज का टर्निंग पॉइंट को समझना जैसा हो गया, है ना। ये प्ले आपका जब थिएटर में जब ये परफॉर्म किया गया था, तो ये हाउसफुल चल रहा था, क्योंकि लोगों ने पहली बार इतनी इंटेंस रिवेंज, ब्लडशेड और साइकोलॉजिकल ड्रामा को एक साथ में देखा था। इसका फुल टाइटल है द स्पेनिश ट्रेजेडी और हीरोनिमो इज मैड अगेन। क्या नाम है इसका, और हीरोनिमो इज मैड अगेन, ये रहा, ये इसका यहाँ पे कंप्लीट टाइटल है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक क्लू आपको देता है कि प्ले का इमोशनल सेंट्रल क्या है। तो हीरोनिमा का मैडनेस इसका इमोशनल सेंट्रल है, उसका ब्रेकिंग पॉइंट और उसका फाइनल रिवेंज। हैमलेट से पहले अगर किसी प्ले ने रिवेंज ट्रेजेडी को असली ब्लूप्रिंट दिया तो वो यही प्ले था। शेक्सपियर की जनरेशन लिटरली किड के मॉडल को लेकर आगे गई थी। इस प्ले का सेंट्रल धागा सिंपल है, ढांचा जिसे आप बोल सकते हो, लेकिन वो इमोशनली डिवास्टेटिंग है। डॉन होरेशियो होता है यहाँ पे आपका। तो डॉन होरेशियो एक यंग नोबल मैन है हु इज क्रूअली मर्डर्ड। उसके फादर हीरोनिमो, जो कि स्पेन के नाइट मार्शल है, वो अपनी बॉडी से नहीं बल्कि अपनी सोल से टूट जाते हैं, अंदर से टूट जाते हैं। सोचो उनका बच्चे का मर्डर हो गया, तो एक बाप ऑब्वियस सी बात है टूट ही रह जाएगा यहाँ पे। तो ये ट्रेजेडी एक्चुअली एक बाप का ग्रीफ है, उसका दुख, फादर्स ग्रीफ, और जहाँ पे वो लीड करता है जस्टिस डिनाइड, और फिर आपका रिवेंज फुलफिल्ड, एक जर्नी की तरह यहाँ पे आपका पूरा स्टोरी लाइन बन जाता है। और इस जर्नी में ऑडियंस को हर स्टेप पे वो फील होता है कि कोर्ट सिस्टम फेल हो चुका है, मॉरली करप्ट हो चुका है, और एक आदमी को अपने हाथों से जस्टिस लेना पड़ रहा है, अपने हाथ में उसको न्याय उठाना पड़ रहा है, अपने हाथ में कानून को लेना पड़ रहा है। और यही एलिमेंट इस प्ले को अनफॉरगेटेबल बनाता है, ठीक है। तो इसका देखो ये क्या है, आपका जो प्ले है यहाँ पे एलिजाबेथन इंग्लैंड के माइंडसेट से बहुत ही अलग था। 1588 में क्या हुआ था, आपका आपका स्पेनिश आर्माडा का अटैक हुआ था। कौन से ईयर में,
1588 में ये जो आपका इंग्लैंड स्पेन वर्सेस इंग्लैंड का जो है ना, ये आपका स्पेनिश अर्माडा के नाम से ये आपका वॉर जाना जाता है। ठीक है, तो ये अब स्पेनिश अर्माडा का अटैक हुआ था, जिससे स्पेन और इंग्लैंड के रिलेशंस एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन गए थे। अब ऑडियंस के दिमाग में स्पेन एक पावरफुल बट मॉरली फ्लॉड एनिमी नेशन बन चुका था। इसीलिए जब स्पेनिश ट्रेजेडी आई, स्पेन का सेटिंग ऑडियंस को इमेजिनेशन को इंस्टेंटली कैच कर गया, वो तुरंत रिलेट कर गए। एनिमी कोर्ट है, पॉलिटिकली इंट्रीग है, रॉयल करप्शन है, सब कुछ उन्होंने रिलेट किया इस प्ले से। इस पीरियड में इंग्लिश ड्रामा पर सेनेका का बहुत ही हैवी इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिल रहा था। सेनेकन ट्रेजेडीज में होता क्या था, गोस्ट जो जस्टिस डिमांड करता है, लंबी लंबी मॉरल स्पीचेस, कैरेक्टर जो खुद को समझा रहे होते हैं, और आपके एलिगोरिकल फिगर्स के थ्रू ये सारे प्ले परफॉर्म किए जाते हैं। और फिर इसमें एक आपका रिवेंज है जो कि इनएविटेबल है, वो तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो थॉमस किड ने ये सारे फीचर्स बिल्कुल बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ में लिफ्ट किए और इंग्लिश स्टेज के एनर्जी के साथ में ब्लेंड किया। तो रिजल्ट क्या रहा, फिर इसका आउटकम क्या होगा, अ ट्रेजेडी जो फिलोसॉफिकल भी थी और ब्लड सोक्ड स्पेक्टेकल भी थी। तो ये वो एरा था जहां ऑडियंस कोर्ट सिस्टम और मोनार्की को डाउट के साथ में देख रही थी, संदेह के साथ में, ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रही थी। तो करप्ट मिनिस्टर्स, डिलेड जस्टिस, फेवरेटिज्म, ये सब चलता था। इसीलिए जब हीरो निमो रिपीटेडली रॉयल कोर्ट के सामने जस्टिस मांगता है और कोई सुनता नहीं, तो ऑडियंस को बिल्कुल वो रियल जैसा लग रहा था। लोगों को अपनी फ्रस्ट्रेशन इस प्ले में नजर आने लग गई थी। हर लेवल पे इनजस्टिस उनको मिरर हो रहा था कि अरे भाई ये तो हमारे साथ भी होता है। और सबसे बड़ा रीजन जो इस प्ले को सुपरहिट बना गया था वो ये था कि एलिजाबेथन ऑडियंस को वॉयलेंस, ड्रामेटिक ट्विस्ट और पोएटिक जस्टिस बहुत ज्यादा पसंद थे। थॉमस किड ने यही तीनों को फुल पैकेज में दे दिया। यहाँ पे मर्डर स्टेज पर था, ग्रीफ ओपनली परफॉर्म हो रही थी, और एंड में विलेंस को पोएटिक जस्टिस भी मिला। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में स्पेनिश ट्रेजेडी सिर्फ एक प्ले नहीं था, बल्कि इट वाज एन एरा डिफाइनिंग ब्लॉकबस्टर, और इसीलिए इतना पॉपुलर भी हुआ ये यहाँ पे आपका। ठीक है, मेजर थीम्स वगैरह का बात करोगे तो यहाँ पे रिवेंज वर्सेस जस्टिस को ले गए। तो थॉमस किड का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि व्हेन पब्लिक जस्टिस फेल्स, कैन अ फादर स्टे साइलेंट। तो हीरो निमो इनिशियली ट्राई करता है सब कुछ लॉफुली, वो किंग के पास में जाता है, अपनी पेटिशंस फाइल करता है, कोर्ट से बोलता है कि भाई मेरे बेटे का मर्डर को इन्वेस्टिगेट करो, लेकिन जस्टिस इज डिलेड अगेन एंड अगेन। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख इसके साथ भी हो रही थी बेचारे के साथ में, एंड डिले बिकम्स डिनाइल। तो जब ये राजा ने न्याय देने से इनकार कर दिया तो बदला लेना मजबूर बन गया था। उसकी मजबूरी थी एक बाप की कि उसको कानून अपने हाथ में लेना पड़ा। इसीलिए व्हेन हिरोनिमो सेज आई विल गो प्लेन में टू द किंग, बट द किंग इग्नोर्स मी। तो यहां हम देखते हैं वो शिफ्ट फ्रॉम लीगल जस्टिस टू प्राइवेट रिवेंज। तो ये ग्रेजुअल शिफ्ट है जो आपके इमोशनल स्पाइन बना इस प्ले का। फिर आता है आपका मैडनेस। अब ये थीम साइकोलॉजी का एक आपका अर्ली मास्टरपीस कह लो आप इस चीज को लेके। किड ने दिखाया यहाँ पे कि हाउ ग्रीफ कैन बिकम इंस्टेंटली और एटलीस्ट लुक लाइक इट। हिरोनिमा सबसे पहले प्रिटेंड करता है टू बी मैड, ताकि कोई उसको सस्पेक्ट ना कर सके कि वो रिवेंज भी प्लान कर सकता है। बट एट अदर मोमेंट्स उसकी जो ग्रीफ है वो बहुत ही ओवरवेलमिंग होती है, कि वो जेन्युइनली अपने आप के ऊपर काबू आपा खो देता है, काबू खो देता है, एंड ही लूजेस कंट्रोल। सो व्हेन ही फाइंड्स होरेशियो's बॉडी हैंगिंग एंड ही स्टार्ट्स क्राइंग, ओ आईज नो आईज, ये वाला लाइन यहाँ पे डायलॉग बोलता है। तो ये उसकी मैडनेस जो यहाँ पे दिखाई गई थी इस सीन में वो रियल होती है। बट लेटर व्हेन ही एक्ट्स कंफ्यूज्ड एंड पोलाइट इन फ्रंट ऑफ द किंग, दैट इज फेन्ड मैडनेस। एक वो मास्क, एक नकाब जो उसने पहना हुआ था अपने रिवेंज प्लॉट को छुपाने के लिए। तो दिखावा भी है, दर्द भी है, दोनों साथ में चल रहे हैं आपके इस प्ले के अंदर। फिर आता है फेट, फॉर्च्यून और ह्यूमन हेल्पलेसनेस यहाँ पे। तो थॉमस किड ने रिपीटेटिवली यहाँ पे दिखाया है कि लाइफ आपके फॉर्च्यून, किस्मत के द्वारा यहाँ पे आपकी रूल की जाती है, विच इज अनप्रेडिक्टेबल, अनफेयर और क्रूअल। तो जो गोस्ट होता है, गोस्ट किसका, ऑन्ड्रिया का, एंड द एलिगोरिकल फिगर, वो रिवेंज को रेगुलरली कमेंट करती रहती है यहाँ पे कि हाउ ह्यूमंस प्लान, लेकिन फेट डिसाइड करता है। ऑलमोस्ट हर मेजर कैरेक्टर इज पुश्ड बाय सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल। हर किसी का प्लानिंग तो कुछ और होता है, लेकिन किस्मत में, भाग्य में तो लिखा कुछ और होता है। तो होराशियो इनोसेंट होता है, नोबल होता है, ऑनेस्ट होता है, पर फिर भी मर जाता है। हिरोनिमो लॉयल होता है किंग के साथ में, पर फिर भी उसको जस्टिस नहीं मिलता है। तो किस्मत कब किसकी तरफ मुड़ जाए, कब किसी को कहाँ ले जाए, किसी को पता नहीं होता। सो दिस होल एसेंस क्रिएट्स द ट्रेजिक मूड दैट डिफाइंस द एंटायर प्ले।
फिर करप्शन इन मोनार्की यहाँ पे दिखाया गया है। तो किंग जो है वो इविल नहीं है, बट ही इज पैसिव, वीक और इजिली मैनिपुलेटेड। और एलिजाबेथन ऑडियंस को ये एक वीक मोनार्की का थीम बहुत रिलेटेबल लगता है। व्हेन अ किंग और रूलर डज नथिंग, तो करप्ट प्रिंसेस लाइक लोरेंजो थ्राइव। तो इवन आफ्टर मल्टीपल हिंट्स द किंग नेवर इन्वेस्टिगेट्स होराशियोस मर्डर। लोरेंजो सारे के सारे अटेम्प्ट को ब्लॉक कर देता है जस्टिस के लिए। फिर जो बेल इम्पेरियो होता है उसको यहाँ पे जेल में डाल दिया जाता है ताकि वो सच को छुपा सके। तो ये दिखाते हैं कि हाउ पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रॉयज इनोसेंस। जब ऊपर वाला अंधा हो जाता है तो अन्याय जैसे जंगल की आग के जैसे फैलने लग जाता है। तो ये यहाँ पे मेन थीम की तरह इन्होंने बताया है। फिर ये बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके थिएटर विद इन थिएटर, यानी प्ले विद इन अ प्ले को लेके। तो ये थॉमस किड का एक बहुत ही जीनियस मूव था। शेक्सपियर ने बाद में अपने हैमलेट में भी सेम चीज को कॉपी किया। तो हीरो ने डिसाइड किया था कि जो सेफेस्ट तरीका है टू किल द मर्डरर इज टू मेक देम एक्ट इन अ प्ले। और फिर उनको स्टैप कर दो और सच्ची में स्टेज पे उनको मर्डर कर दो। जैसे उन्होंने सोलेमॉन और परसेड को स्टेज किया यहाँ पे। जो प्ले विद इन अ प्ले था ना, यहाँ पे कौन सा था, सोलेमॉन एंड परसेड। ये आपका प्ले विद ना प्ले यहाँ पे आपका दिखाई दिया जाएगा, यहाँ पे परसीड आए ये, ठीक है। अब जो हीरोनिमो होता है ये बैशो होता है, जो रिवेंजर होता है यहाँ पे। लोरेंजो सोलिमॉन होता है यहाँ पे। और बल्थाजार जो होता है, अभी मैं आपको सारे के सारे ये बता दूंगी यहाँ पे कैरेक्टर्स अभी। ये जो प्रिंस बल्थाजार होता है यहाँ पे, ये अरेस्टो होता है यहाँ पे। और बेल इम्पीरियो यहाँ पे किसको बताया गया है आपके, ये पर्सिडा को यहाँ पे बताया गया है। तो हीरोनिमा यहाँ पे रियल डैगर्स यूज करता है इंस्टेड ऑफ द फेक वंस। और ऑडियंस रियल में भी शॉक हो जाती है, उनको लगता है कि ये तो बस एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन असली में स्टेज पे एक रियल में मर्डर यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। तो एक प्ले के अंदर रियलिटी में मर्डर हो रहा है। तो ये एक थॉमस किड का बहुत ही फेमस टेक्निक यहाँ पे यूज किया था। फिर पेरेंटल ग्रीफ, ऑब्वियसली यहाँ पे पेरेंटल ग्रीफ आपको देखने के लिए मिलेगी। हीरोनिमस सॉरो इज रॉ एंड विसरल। तो रिवेंज इज द बॉडी एंड ग्रीफ इज द सोल। तो हीरोनिमस सिर्फ अपना बेटा नहीं खोता है, वो अपनी दुनिया खो देता है, अपनी आइडेंटिटी खो देता है, अपनी सेनिटी खो देता है। उसकी ग्रीफ इतनी रॉ होती है कि आप सबको वो फील होगी अगर आप इस प्ले को देखोगे या पढ़ोगे। ये एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो मैं इस प्ले की आपको एक बार समरी समझा देती हूँ। देखो, प्ले की शुरुआत यहाँ पे एक बहुत ही अजीब से डुअल वर्ल्ड एनर्जी से होती है। एक बैटलफील्ड में डॉन आंड्रिया वो मर चुका होता है, लेकिन उसका गोस्ट दुनिया छोड़कर नहीं जा पाता। वो वापस आता है सिंबॉलिक फिगर के साथ में, और उसका नेम क्या है, रिवेंज की तरह, ताकि वो देख सके कि दुनिया उसके साथ हुए अन्याय को क्या हिसाब देती है। तो ये जो गोस्ट है यहाँ पे और जो कमेंट्री है, ये इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे क्या है आपका एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है। होल प्ले इज अ मिथिक फैंटास्टिक टोन में यहाँ पे इसको मेंशन किया है, ठीक है। अब ये जो स्पेन का यहाँ पे चल रहा होता है, स्पेन ने वॉर जीत लिया, और ये जो प्रिंस बल्थाजार है यहाँ पे, ये आपका एक पोर्चुगल के प्रिंस है यहाँ पे। अब ये एक प्राइस्ड कैप्टिव बन जाते हैं कि अब इनके बदले में बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा इनको। लेकिन वॉर के बाद शांति को बहुत ही कैसा होता है कि आप फ्रेजाइल मोमेंट कह सकते हो, उस तरह का होता है यहाँ पे, और वहीं से पूरा ड्रामा शुरू होता है। अब डॉन एंड्रिया का जो ये होता है ना, डॉन एंड्रिया जो मर जाता है, इसका फॉर्मर लवर होता है, उसका नाम है बेल इम्पेरियो। और अब उसको डॉन होराशियो से प्यार हो जाता है। तो डॉन होराशियो इज प्योर ऑनेस्ट लव, जिसके अंदर उसके जो ब्रदर लोरेंजो और बल्थाजार है, दोनों टॉलरेट नहीं कर पाते, है ना। तो अब क्या होता है, उनका जो ईगो है यहाँ पे, ये ईगो ही यहाँ पे इस ट्रेजेडी का सीड बन जाता है। लॉरेंजो और बल्थाजार सीक्रेटली प्लान करते हैं कि होरेशियो को एलिमिनेट करना है, और बेल इम्पीरियो को कंट्रोल करके एक तरीके से एक होरेशियो को एक मतलब मर्डर करना है उनको बेसिकली यहाँ पे। तो प्लानिंग करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये सीन एक क्रुएलिटी और आपके शॉकिंग मोमेंट को यहाँ पे लीड करता है। और फिर आता है आपका एक हार्ट शेकिंग मोमेंट, और वो क्या आता है आपका, हीरोनिमो को लेके आता है यहाँ पे, जो कि होराशियो का फादर होता है। ये एक डिग्निफाइड नाइट मार्शल है। रात के अंधेरे में अपने बेटे की डेड बॉडी ट्री से, पेड़ से लटके देख के ये पागल हो जाता है, चिल्लाता है ओ आइज ओ आइज। तो लिटरली एक बाप का जैसे टूट जाता है वो आवाज में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। हीरोनिमो नेचुरल जस्टिस पे पूरा भरोसा रखता है। पहले वो अपने सारे लीगली सारी चीजों को फॉलो करता है, लेकिन जब इसको डीले पे डीले मिलता, कोई इसकी आवाज नहीं सुनता, और इसको नोबल करप्शन वगैरह देखने के लिए मिल जाता है, और जब इसकी आवाज को दबा देते हैं, जस्टिस को डिले करते हैं, तो तब इसका दिमाग खराब हो जाता है। और जो बेल इम्पीरियो होता है, जब उसको भी जेल भेज दिया जाता है,
एंड बिकॉज सो दैट ही कैन नॉट स्पीक, तब ये यहाँ पे आपका क्या करता है, अब ये खुद प्लान करता है अपनी रिवेंज को। बेल इम्पेरिया एक इंटेलिजेंट और ब्रेव वुमन है जो सीक्रेटली हिरोनिमो को लेटर लिखकर सारा सच बताती है। लोरेंजो और बेल्थाजार ही किलर्स हैं, बट अब हिरोनिमो के अंदर एक फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड बन चुका है। बाहर से तो वो कामली बिहेव कर रहा होता है, लेकिन अंदर से वो एक साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन में जा रहा होता है। तो समटाइम्स रियल मैडनेस, समटाइम्स प्रिटेंड मैडनेस, ये एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे उन्होंने यूज किया है, और बाद में यही चीज आपको हैमलेट में भी देखने के लिए मिलेगी। फिर ये हिरोनिमो एक आपका बहुत ही शानदार सा आपका एक प्लॉट बनाता है, ठीक है। तो अब ये प्लॉट क्या बनाता है यहाँ पे, रिवेंज थ्रू थिएटर के। तो ये आपका प्रिपेयर करता है एक स्टेज प्ले को, जो यहाँ पे क्या नाम दिया गया है उसका, यहाँ पे सोलेमान एंड परजोड़ा। ये प्ले आपका यहाँ पे इसके थ्रू रिवेंज लेने का प्लान बनाता है यहाँ पे। तो अब इस प्ले में लोरेंजो, बल्थाजार और बेल इम्पेरियो ये सब एक्ट करते हैं। तो ये फेमस आपका थिएटर विद इन अ थिएटर है यहाँ पे, जहाँ पे आपके हीरोनिमर रियल ब्लेड्स को यूज करता है और फेक एक्टिंग के नाम पे एक रियल मर्डर हो जाता है। बेल इम्पेरियो भी यहाँ पे अपना रिवेंज पूरा करते हुए बाल्थाजार को मार देती है और खुद को भी। कर्टेन के नीचे ट्रेजेडी कंप्लीट हो चुकी होती है। तो हीरोनिमो कोर्ट के सामने पूरा सच एक्सपोज करता है, नॉट कामली, नॉट जेंटली, बट विद द फोर्स ऑफ अ ब्रोकन सोल। तो जब वो उसे अरेस्ट करते हैं तो वो अपनी खुद की टंग को काट लेता है, रिफ्यूजिंग टू कन्फेस और बैग। तो इवेंचुअली वो खुद को मार देता है, सीलिंग हिज रिवेंज विद हिज ओन डेथ। तो फाइनल सीन में गोस्ट जो होता है डॉन एंड्रिया का और रिवेंज, वो क्वाइटली सब कुछ खड़े खड़े देख रहे होते हैं। वो सेटिस्फाइड है जस्टिस के साथ में, दो लेट बट ब्लडी रिवेंज इज कंप्लीट। तो थॉमस किड का यूनिवर्स जो ये आपका जस्टिस जो उन्होंने यहाँ पे मैसेज देना चाहा है कि जस्टिस में बी साइलेंट बट इट नेवर स्लीप्स। तो ये आपका पूरा का पूरा प्ले इसमें रिवॉल्व अराउंड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका एंडिंग हो जाता है यहाँ पे। अब मेजर कैरेक्टर्स देखो आप यहाँ पे, हीरोनिमो है यहाँ पे, ये आपका इमोशनल कोर है प्ले का, प्रोटैगनिस्ट है, स्पेन का नाइट मार्शल है, एक नोबल है। और जब इसका बेटा मर जाता है होरेशियो, उसकी पूरी आइडेंटिटी कोलैप्स कर जाती है। उसकी जर्नी कैसे जा रही है, ग्रीफ से मैडनेस से रिवेंज तक का आर्क बन जाती है ना। तो ये आपका हैमलेट का ब्लूप्रिंट है। अब बेल इम्पीरिया, एलिजाबेथन स्टेज पर स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स बहुत कम देखने को मिलते थे, पर बेल इम्पेरिया आपका शी स्टैंड्स आउट। शी इज बोल्ड, इंटेलिजेंट और फियर्सली लॉयल भी है। तो ये पैट्रियार्की को चैलेंज करती है और रिवेंज के प्लान को असेंशियल पिलर भी बनाती है। तो ये लड़की किसी के सामने झुकती नहीं है यहाँ पे। डॉन होरेशियो आ जाता है यहाँ पे, ये इनोसेंट है, नोबल और रोमांटिक है, और इसी इनोसेंस की वजह से टारगेट बन जाता है। उसकी डेथ पूरे प्ले का इग्निशन स्विच बन जाता है। होरेशियो का हैंगिंग सीन एलिजाबेथन ट्रेजेडी का क्लासिक विजुअल है यहाँ पे। फिर लोरेंजो आता है आपका, ये आपका टिपिकल मैकियावेलियन विलेन है यहाँ पे आपका, जो प्लॉट करता है, जेलस है, मैनिपुलेटिव है। वो अपनी पावर को यूज करता है रूथलेसली एंड ब्लॉक्स एवरी अटेम्प्ट एट जस्टिस। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है करप्ट पिलर ऑफ द कोर्ट को लेके। प्रिंस बल्थाजार जो है यहाँ पे, ये को मर्डरर होता है, राइवल लवर होता है आपका किसका, बेल इम्पेरिया का। उसके कैरेक्टर के थ्रू पॉलिटिक्स, ईगो और मस्कुलिन प्राइड आपको देखने के लिए मिलेगी। बेल इम्पेरिया उससे सिर्फ हेट ही नहीं करती, वो उसके अगेंस्ट स्टैंड भी लेती है, पैट्रियार्की को चैलेंज भी करती है यहाँ पे। फिर आप ये गोस्ट वगैरह आ जाते हैं, ये एलिगोरिकल फिगर्स है यहाँ पे। ये दोनों आपके आउटसाइड वर्ल्ड और मॉरल कमेंटेटर्स हैं। वो बाहर से प्ले को देखते हैं, एक्शन को देखते हैं, फेट को इंटरप्रेट करते हैं और ऑडियंस को इमोशनली गाइड भी करते हैं। और एंडिंग में भी वो सेटिस्फाइड अपना प्रूव करते हैं कि थॉमस कुड के यूनिवर्स में डिवाइन जस्टिस इवेंचुअली आता ही आता है, चाहे दुनिया की कोर्ट कितनी फेल हो जाए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इस प्ले के अंदर। ये मेन की पॉइंट्स है कि ये स्पेनिश ट्रेजेडी, इट इज कॉल्ड द फर्स्ट ग्रेट रिवेंज ट्रेजेडी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ये फीचर कर रहा है आपका गोस्ट और मैकियावेलियन विलेन को, सेनेकन ट्रेजेडी के ऊपर बेस्ड ऑन है, और पूरा स्ट्रक्चर प्रोटोटाइप है आपका हैमलेट का। ये इंट्रोड्यूस करता है मैड सीन का ट्रेडिशन इन्होंने। और मोस्ट कोटेड आपकी लाइन जो एग्जाम में पूछी जाती है वो है यहाँ पे, व्हाट आउटक्राई कॉल्स मी फ्रॉम माय नेकेड बेड। ये ओपनिंग था होरेशियो के मर्डर सीन को लेके यहाँ पे। बेल इम्पीरिया अर्लीस्ट एग्जाम्पल है आपका स्ट्रॉन्ग रेनेसा हीरोइन को लेके, ठीक है। और हीरो निमो का बाइट्स ऑफ हिज ओन टंग, ये फाइनल एक्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। आपके इसमें सीन्स वगैरह लेटर ऑन ऐड किए गए थे 1602 में, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर मिरर करता है सेनेकन ट्रेजेडी को, जहाँ पे गोस्ट फ्रेम है, रेटोरिकल स्पीचेस है, और एंड में आपका रिवेंज फुलफिल हो जाता है, ठीक है। अब आप देखो प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखो यहाँ पे।
द स्पेनिश ट्रेजेडी वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड अराउंड, कब परफॉर्म की गई थी ये परफॉर्म की गई थी आपके 1587-89 में। तो ये आपका लंदन में, लंदन के स्टेज पे चल रहा था उस टाइम पे। 1592 तक तो ये ब्लॉकबस्टर बन चुका था यहाँ पे आपका। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्पेनिश ट्रेजेडी, कौन है प्रोटैगनिस्ट आपका? हीरोनिमो इज द प्रोटैगनिस्ट यहाँ पे, जो कि बाप भी है यहाँ पे। उसका ग्रीफ, ब्रेकडाउन और रिवेंज के अराउंड ही पूरा प्ले आपका रिवॉल्व अराउंड कर रहा है। द फिगर हु अकम्पनीज द गोस्ट ऑफ डॉन एंड्रिया इज रिवेंज, एलिगोरिकल फिगर है। प्ले के ओपनिंग सीन में ये एंड्रिया के गोस्ट के साथ में एलिगोरिकल फिगर रिवेंज आती है। ये दोनों मिलकर ऑडियंस को बताते हैं कि स्टोरी पनिशमेंट और जस्टिस की है। द जॉनर शेड बाय थॉमस किडिस, कौन सा जॉनर है? रिवेंज ट्रेजेडी का जॉनर है। हीरोनिमा इज द नाइट मार्शल ऑफ स्पेन यहाँ पे, है ना। फिर है बेल इम्पीरिया इज लव्ड बाय, किसको ये कौन प्यार करता था इससे? सो शी वॉज लव्ड बाय डॉन होरेशियो के साथ में शी वॉज इन लव विद। तो उसके डेथ के बाद में बेल इम्पीरिया का ट्रू लव होरेशियो बन जाता है यहाँ पे, और इसी लव को लॉरेंजो और बाल्थाजार एक्सेप्ट नहीं करता और उसका मर्डर का ट्रेजेडी शुरू हो जाता है। द किलर्स ऑफ होरेशियो आर लॉरेंजो एंड बाल्थाजार, ये आपके दोनों हैं। आर्बर सीन में यहाँ पे लॉरेंजो और जो बेल इम्पेरियो का बड़ा भाई होता है और प्रिंस बाल्थाजार मिलकर होरेशियो को यहाँ पे लटका के मार देते हैं फांसी देकर। तो ये प्लॉट पूरे रिवेंज साइकिल को इग्नाइट करता है, इंस्टिगेट करता है। द स्ट्रक्चरल डिवाइस सेंट्रल टू किड्स ट्रेजेडीज, प्ले विद इन अ प्ले इन्होंने यूज किया है यहाँ पे। और क्या नाम था उसका? सोलेमोन एंड पर्सिडा, ये आपका यहाँ पे प्ले का नाम है इसका। अगेन आपका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ जाते हैं। द गोस्ट ऑफ ऑन्ड्रिया सर्व्स एज अ, कैसे सर्व कर रहे हैं? कोरस फिगर की तरह सर्व कर रहे हैं यहाँ पे, और ये आपके इवेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, कमेंट करते हैं और ट्रेजिक जस्टिस को यहाँ पे फ्रेम भी करते हैं। और हैमलेट इज ऑफन एट्रीब्यूटेड टू थॉमस किड का ही वर्क है ये वाला, और हैमलेट, योर हैमलेट आप जिसे बोल सकते हो, और हैमलेट। तो ये थॉमस किड ने लिखा था क्योंकि इसमें गोस्ट रिवेंज स्ट्रक्चर सेम था, ठीक है। नेक्स्ट आओ, द प्ले एंड्स विद मल्टीपल ऑन स्टेज डेथ्स, यहाँ पे सबको मार जाती है। फाइनल स्टेज में प्ले में लॉरेंजो, बाल्थाजार, बेल इम्पीरिया सब मर जाते हैं, और एंड में हीरोनिमो भी सुसाइड कर लेता है। तो ये ट्रू एलिजाबेथन ब्लड बाथ एंडिंग है इसका यहाँ पे। द सेनेकन इन्फ्लुएंस अपीयर्स मेनली इन घोस्ट एंड रेटोरिक, बेल इम्पीरिया's कैरेक्टर सिंबलाइजेस डिफाइंस एंड एजेंसी को यहाँ पे ये सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पे, है ना। वो अपनी विल को वो फॉलो करती है, अपने हिसाब से लवर चूज करती है और रिवेंज में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करती है। तो शी इज बोल्ड, रेजिस्टेंट एंड सेल्फ विल्ड। विच लेटर प्ले बोरोज हेविली फ्रॉम किड्स मॉडल, तो ये आपका हैमलेट। फिर है द थीम सेंट्रल टू किड्स ड्रामेटिक विजन, ब्रेक डाउन ऑफ जस्टिस, आपका मेन सेंट्रल थीम यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि जब न्याय साइलेंट होता है तब प्राइवेट रिवेंज ही एक रास्ता बचता है, इसीलिए जस्टिस का कोलैप्स इज ट्रेजेडी का कोर थीम को बना यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये था आपका थॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजेडी, और थॉमस किड को लेकर आपको इसी वर्क के ऊपर फोकस करना है, इससे ज्यादा वाले वर्क्स में आपको लेके नहीं जाना है क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। ऑलराइट, सो अभी आई होप आपको अच्छे से सब समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो लेट मी नो अबाउट इट, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको नीचे नंबर दे रखा है यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, आई सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।